वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए, इसके बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में आज हम इम्पोर्टेंट कवर करेंगे लोन्स के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट बता दिए थे आपको पिछले लेक्चर में। तो लोन्स में बैंक ने आपको लोन दिया तो आपको वो लोन क्या करना पड़ता है? रिपे करना पड़ता है। ठीक है, और वो रिपेमेंट पे नहीं करना पड़ता, रिपे करना पड़ता है, क्योंकि पे उसने कर दिया आपको। और ये रिपेमेंट जो होता है दो चीजों का होता है। एक तो होता है किसका? प्रिंसिपल का, प्लस उसके साथ क्या होता है? तो हमने बात कही थी ईएमआई की, बात भी कही थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, कई लोन ऐसे होते हैं ईएमआई बेस्ड होते हैं, और कई लोन होते हैं जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट जरूर पेमेंट कर दो। कई लोन ऐसे होते हैं जिसमें जितनी किस्त है और उतना इंटरेस्ट वो आपको देना है। तो डिपेंड करता है। आज का सबसे फैमिलियर और पॉपुलर क्या चल रहा है? ईएमआई सिस्टम। सबसे ईएमआई चल रहा है। अब ईएमआई तो बैंक ने क्या कर दी? फिक्स कर दी। किसी भी लोन की ईएमआई फिक्स करने के बाद उसने जो है कुछ वर्ड यहाँ पे नरेट कर रहा हूं मैं। एक लिखा हुआ ड्यू। तो ड्यू का मतलब क्या होता है? बकाया। क्या बकाया? नहीं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ है। ठीक है, और ड्यू बोलते हैं ईएमआई ड्यू। ड्यू क्या होता है? ईएमआई ड्यू होता है। ठीक है, तो ईएमआई ड्यू होता है कब? जिस डेट में आपका क्या होगा? जैसे उन्होंने कहा ईएमआई की डेट 15th ऑफ एवरी मंथ है। अगर उन्होंने कहा 15th ऑफ एवरी मंथ है तो आपको हर 15 तारीख में क्या करना पड़ेगा? वो ईएमआई देनी पड़ेगी। ठीक है, उस दिन ड्यू है। अब सपोज कीजिए जिस दिन ड्यू थी उस दिन आपने नहीं दी। 15 को ईएमआई देनी थी, 15 की रात तक आपने ईएमआई नहीं दी। तो जब बैंक उस दिन की किताबें बंद करेगा, बैंक में शाम को क्या होता है? डेली हिसाब बंद होता है। तो बैंक उस दिन, जिस दिन हिसाब बंद करेगा, उस दिन वो आपके नाम के आगे लिख देगा ओवरड्यू। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड ओवरड्यू? ड्यू पूरा दिन होता है, उस दिन में नहीं दोगे तो नेक्स्ट डे से फर्स्ट ओवरड्यू डे आएगा। ठीक है, अब ओवरड्यू भी आ गया। ओवरड्यू कब तक रह सकता है? कोई अकाउंट आराम से ओवरड्यू चलता रहे और बैंक वाला आपको डिस्टर्ब ना करे 90 डेज तक। कितने दिन तक? 90 डेज तक। लेकिन बैंक वाले जैसे ही एक ईएमआई ड्यू होती है तो आपको क्या करने लग जाते हैं? फोन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? फोन करने लग जाते हैं। और वो फोन किस तरह से करते हैं? मतलब फोन भी है, एसएमएस भी है, और क्या क्या साधन है जिससे वो आपको रिमाइंड कराते हैं। रिटर्न लेटर भी भेजते हैं वो लोग। ठीक है, और अगर आप नहीं मानते तो क्या करते हैं? कोई एजेंट भी भेजते हैं, रिकवरी एजेंट बोलते हैं। और उसके अलावा अगर 90 डेज नहीं मानते तो नोटिस। कौन सा नोटिस बोलते हैं उसे? लीगल नोटिस। कौन सा नोटिस बोलते हैं उसे? लीगल। तो उस तरह वो लीगल नोटिस भी भेजना शुरू कर देते हैं। कब तक लोग वेट करते हैं? आपका 90 डेज तक वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि पेमेंट आ जाए, तो 90 डे वेट करने के बाद उस अकाउंट को एनपीए बोल देते हैं। अब सुन लीजिएगा बात। ओवरड्यू कितने दिन तक? 90 डेज। मोर देन 90 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डेज, यानी उस दिन भी आप जमा कर दोगे तो भी वो मान जाते हैं। लेकिन 90 दिन जैसे ही हो गए तो उसका जो प्लस नेक्स्ट डे होता है वो नेक्स्ट डे आपका कहलाता है क्या? एनपीए कहलाता है। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? एनपीए। क्या बोलते हैं उसको? एनपीए। ठीक है, अब बात आई एनपीए अकाउंट से पहले इन अकाउंटों का नाम क्या होता है? जैसे इसमें एनपीए बोला ना, ये वाले अकाउंट कौन से कहते हैं? यहाँ तक स्ट्रेस्ड अकाउंट नहीं, एक ब्रॉड कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? तो यहाँ तक अकाउंट क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं, या परफॉर्मिंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एन जो है नहीं लगता उसका। अब ये जो 90 डेज लगा, इसके 3 कैटेगरी सुनने का। 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक अगर है तो उसको बोलते हैं SMA 0। ये ध्यान रखना, एक पूछ लेता है SMA की फुल फॉर्म। 1 डे से 30 दिन तक अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो बैंक उसकी कैटेगरी को क्या रखता है? SMA 0।
और 31 से 60 तक रखता है तो SMA 1, और 61 से 90 तक रखता है तो SMA 2। ठीक है, तो ये जो तीनों अकाउंटों के नाम हमने बताए आपको, ये तीनों अकाउंट इज काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट। ये कैसे अकाउंट है? स्टैंडर्ड अकाउंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद उसको उसने क्या नाम दे दिया? एनपीए दे दिया। और ये जो एनपीए दिया, एनपीए के भी ऐसी सब कैटेगरी और होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमई की फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। मेंशन माने वो मतलब निगाह रखते हैं उस पर, है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैटेगरी क्या उनसे किस तरह के अकाउंट हो गए? स्टैंडर्ड अकाउंट। उसमें कितने हो गए? अगर मैं 4 कहूँ तो सिंपल अकाउंट, देख जिसमें एक दिन की भी डिफॉल्ट नहीं। स्टैंडर्ड तो है लेकिन इसमें एक दिन की डिफॉल्ट नहीं है, उसको बोलते हैं नो डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं? नो डिफॉल्ट। क्लियर होगी बात? हाँ, जिस दिन ड्यू था उस दिन या उससे पहले पेमेंट हो गई, जिस दिन ड्यू था उस दिन या उससे पहले अगर पेमेंट हो गई तो होगा नो डिफॉल्ट अकाउंट। ठीक है, अच्छा। और इसी नो डिफॉल्ट को अकाउंट को बोलते हैं रेगुलर अकाउंट। क्या बोलते हैं? रेगुलर अकाउंट। और ये कैटेगरी किसकी है? इररेगुलर अकाउंट। ठीक है, तो रेगुलर अकाउंट या इररेगुलर अकाउंट। ठीक, तो दूसरा ये कैटेगरी हम सारी एक बॉक्स में करें। दूसरी कैटेगरी किसकी आती है? एनपीए की। इसकी आती है। और ये जो एनपीए कैटेगरी, इसके जो नाम है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, सबसे पहले जब अकाउंट 90 दिन से ज्यादा वाला हो गया तो एनपीए तो हो गया, लेकिन उस पर एक टैग लग जाएगा और वो टैग कहलाएगा, ध्यान रखना, सब स्टैंडर्ड। क्या कहलाएगा? सब स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड अकाउंट। जैसे हमने एनपीए होने के लिए कितने दिन इंतजार किया? 90 डेज। ऐसे ही सब स्टैंडर्ड अकाउंट कुछ दिनों तक चलता रहता है और वो समय है 12 मंथ। कितना समय है? अब देखो यहाँ तो डेज तक है, एनपीए तक तो है, लेकिन इसके लिए क्या है? 12 मंथ तक। यानी जिस दिन वो एनपीए हो गया वहां से लेके 12 महीने तक उसका नाम क्या चलेगा? सब स्टैंडर्ड अकाउंट। कैटेगरी क्या रहेगी? उसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है डाउटफुल। क्या आता है? डाउटफुल। और डाउटफुल में 3 कैटेगरी होती है। डाउटफुल हो गया, अभी तक सब स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड से थोड़ा सब हो गया। सब का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम। ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो कौन बड़ा है? तो सब जो भी लगता है वो थोड़ा, वो नीचे से तो बड़ा होता है लेकिन उस जिसके सब के आगे वाला वर्ड है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब पहला वन होता है, नाम होता है D1, दूसरा होता है D2 और तीसरा होता है D3। कितनी कैटेगरी हो गई? D1, D2 और D3। D1, D2 और D3, 3 कैटेगरी हो गई। अच्छा, इन कैटेगरी में जैसे यहाँ टाइमिंग थी तो इसकी भी यहाँ टाइमिंग है। तो पहला फिर अगेन उसको कितना समय देते हैं? और इसको हम बोलते हैं अप टू 1 ईयर। यानी उसके बाद फिर 12 महीने तक अगर इंतजार करें तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा? डाउटफुल की 1 कैटेगरी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सेकंड में आता है 24 मंथ। कितना आता है? यानी इसके बाद 12 के बाद फिर 24 महीने यहाँ खड़ा रख सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं 1 to 3 ईयर। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना होगा, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मोर देन 1 to 3 ईयर, तो कितना टाइम है ड्यूरेशन में? 2 महीने है ना, तो 2 साल है, तो इसीलिए 24 ईयर। और द थर्ड वन इज मोर देन 3 ईयर्स, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें कोई लिमिट नहीं। क्लियर होगी बात? है ना? अब इसके बाद भी क्या कोई कैटेगरी होती है? स्ट्रेस नहीं, वो स्ट्रेस तो यहीं पे शुरू हो गया। स्ट्रेस तो यहीं से शुरू हो जाता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट पर स्ट्रेस अकाउंट, यहाँ पे शुरू होती है लॉस। कौन सा अकाउंट? लॉस अकाउंट।
लॉस अकाउंट मतलब आप बैंक भी समझ लेता है उसका पैसा आना थोड़ा मुश्किल सा है, शायद नहीं आएगा, ठीक है। और अगर बैंक सोच लेता है कि अब ये लॉस अकाउंट हो गया है तो बैंक एक एक्शन करता है। वो एक्शन क्या करता है, अपनी किताबों से उस एंट्री को हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि अगर किताबों में उसकी एंट्री, मान लिया उसने 5 लाख करोड़ के टोटल लोन्स दे रखे हैं और उसमें 12,000 का, जैसे अभी 13,000 का नीरव मोदी वाला अकाउंट एनपीए हो गया था, तो उसने सीधे उसको ट्रांसफर किया लॉस में। किसमें किया? ये सारे जंप कर गए, क्योंकि डिपेंड करता है कि अकाउंट खराब किस तरह का हुआ। फ्रॉड हुआ था ना वो, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी होती तो बैंक हो सकता है इस प्रोसेस से यहाँ तक आता, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए बैंक ने सीधे स्टैंडर्ड से क्या किया, उसको पहले एनपीए और एनपीए से सीधे किया लॉस, और लॉस करने के बाद क्या करता है, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ। क्या करता है? राइट ऑफ। राइट ऑफ कर दिया अकाउंट उसने। क्या कर दिया उसने? अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, समझ आई बात? तो राइट ऑफ का मतलब होता है उसको, जैसे राइट माने क्या होता है, लिखना, राइट ऑफ माने लिखा हुआ हटा देना, समझे, सिंपल बात है, ठीक है। तो उसको वहां से हटा देता है, अपनी प्योर बैलेंस शीट से हटा देता है, लेकिन उसको ऐसे नहीं हटाएगा, वो पैसा कहीं से तो लाएगा। कहां से लाएगा वो? अपने प्रॉफिट से। अगर उसने उस साल 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और 10 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया, तो सीधे सीधे क्या होगा, उसमें से उतना पैसा कम हो जाएगा उसका, ठीक है। या आपने किसी बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन जब आपने 2 लाख रुपए कमाए, उसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये मुझे उससे लेने, और आपको पता वो तो देगा नहीं, तो 2 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन आप -10 कर दो, यार वो तो आने नहीं है, 190 ही मानो इसको। तो इसीलिए पीएनबी लॉस में आ गया। पीएनबी लॉस में क्यों आया, समझ में आया? पीएनबी लॉस में इसलिए आया कि उसका प्रॉफिट तो था, लेकिन 13,000 करोड़ माइनस में, तो सर प्रॉफिट उसका 6,000 करोड़ था, शायद कितना था, 6,000 करोड़ था, तो 6,000 करोड़ के आसपास वो था उसका प्रॉफिट, और लॉस हो गया कितना, 12,000, तो फिर वो -6 पहुंच गया, इसलिए लॉस हो गया। तो समझे, कंसर्न समझे एनपीए का, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें मैंने बताई, लोन्स के एक एक दिन के एक्शन की, उसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जब ये सारी समस्याएं हो जाती हैं तो बैंक अपने डिफॉल्टर को किस नाम से जानता है? तो पहली बात तो बैंक उसको किस नाम से जानता है? डिफॉल्टर है भाई। क्या है ये? अगर डिफॉल्टर बोलता है तो उसमें 2 तरह के डिफॉल्टर होते हैं। कौन कौन सा? विलफुल डिफॉल्टर और रियल प्रॉब्लम वाला डिफॉल्टर। विलफुल और रियल प्रॉब्लम वाला। रियल प्रॉब्लम वाला है, कोई किसी ने बस आपसे लोन में ली, बस चलाता था, बस का एक्सीडेंट हुआ, 4 महीने से रिपेयर हो रही है, ठीक है, रियल डिफॉल्टर है, ठीक है। और दूसरे केस में विलफुल माने क्या है कि पैसे भी आ रहे हैं, तनख्वाह भी हो रही, कमाई भी हो रहा है, लेकिन लापरवाही कर रहा है। किस काम में लापरवाही कर रहा है? किसमें कर रहा है? रिपेमेंट में लापरवाही कर रहा है, उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला वाला, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इनके सॉल्यूशन क्या है, कैसे वो जो है वो करेगा कि हाँ भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को हम क्या कर लें, दूर कर लें। तो इसके लिए कुछ वो सिस्टम बना रखे हैं बैंक ने कि कैसे कैसे वो करेगा, और इसके लिए जो अप्रूवल है कहाँ से मिलता है? आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई से ये सॉल्यूशन करने क्या क्या आप कर सकते हैं वो मिलता है, ठीक है। और एक बात और मेरे इसमें भी दिमाग में आई है, ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम एक नाम से जाना जाता है। बता सकते हो किस नाम से जाना जाता है? ये वाला, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला जो नोमेनक्लेचर रखा ना मैंने, और इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं आईरेक नॉर्म। क्या बोलते हैं? IRAC, आईरेक नॉर्म। आईरेक की फुल फॉर्म बताता हूँ। आई का मतलब है इनकम, आर का मतलब है रिकॉग्निशन, क्या? रिकॉग्निशन। और ए का मतलब है एसेट,
और सी का मतलब है क्लासिफिकेशन। सी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। तो अब देखो आईरेक का नाम क्या गया? इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जब भी बात आती है कि कौन से नॉर्म्स हैं वो, तो क्या है? आईरेक नॉर्म्स हैं। और ये आईरेक नॉर्म्स कौन वो करता है? आरबीआई वो करता है। ठीक है, आरबीआई के आईरेक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारा नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक हो गया? चलो अब बात आती है, देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो क्या रेमेडी है बैंक के पास, क्या सॉल्यूशन है इन अकाउंट्स की रिकवरी के लिए? तो रिकवरी के लिए क्या बोलता है? पहला वाली बात बोलता है क्या? सिविल कोर्ट। वो कहाँ जा सकता है? सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में जब जाएगा तो सिविल कोर्ट में जाने का मतलब कानून में जाना। उससे पहले भी एक बात है, मैंने यहाँ पे सीरियलिंग कर रखी है, देखो। सबसे पहले वो अपने स्टाफ से बोलेगा कि भैया रिकवरी करो। स्टाफ 2 बार जाएगा, पता लगा उसने वहाँ उसकी थोड़ा बदतमीजी कर दी। टीवी वीडियो आते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं। ठीक है, बैंक में जाकर पत्थर वत्थर मार दिया, फिर वो वहाँ से जाना बंद कर देगा, क्योंकि वो अपनी जान पे नहीं खेलेगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 क्या करता है? अगर सबसे अभी इम्पोर्टेंट आ गया, सरफासी अगर उस लोन में लग सकता है तो। अब सरफासी कहाँ लगता है? क्या सारे लोन पे लगता है या नहीं लगता? तो इसकी कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ। सरफासी कहाँ लगता है, सरफासी के बारे में 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। सरफासी लगने की सबसे पहली कंडीशन है वो अकाउंट एनपीए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो एनपीए अकाउंट पे ही लगता है। पता लगा बैंक मैनेजर को किसी से दुश्मनी थी, उसने उसको लोन दिया और उसका घर वो कर दिया, कब्जा ले लिया, तो पहली बात है उसका लोन क्या होना चाहिए? एनपीए, तभी होगा। दूसरी बात, मोर देन 1 लाख का क्या है? आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोर देन 1 लाख की क्या होनी चाहिए? आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोर देन 1 लाख की मतलब अगर उसके पास आउटस्टैंडिंग 80,000 रुपये है तो उस पर कुड़की नहीं लगेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। भाई छोटे छोटे लोगों पे आप वो कर रहे हो। तीसरी बात है सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी नहीं होगी तो सरफासी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कोई चीज़ सिक्योर्ड करी होनी चाहिए आपको, कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिसको आप कब्जा लोगे। पता लगा जब आपने उसको लोन दिया, आपने उससे कुछ भी गिरवी में नहीं लिया, क्लीन दे दिया, क्लीन लोन बोलते हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसा थोड़ी कि आपने लोन लिया और उसके बगल वाला एक प्लॉट था, उसके नाम तो है लेकिन उसको आपने लीगली गिरवी नहीं रखा हुआ है, उसको नहीं बेच सकते आप। सिर्फ उसी को बेच सकते हैं जिसको लोन देते समय आपने कागजों में लिखा हुआ था, सिक्योरिटी के रूप में लिया था। ठीक है, पता लगा घर में गए, घर में अलमारी में अंदर जो है 1-2 लाख का सोना रखा था, वो खींच के ले आए, नहीं ला सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सिक्योरिटी के बाद चौथी बात है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन एग्रीकल्चर। क्या है? यानी एग्रीकल्चर काइंड ऑफ लोन में या एग्रीकल्चर लैंड में अगर सिक्योरिटी है तो उस पे ये लोन, उस पे ये सरफासी नहीं लगता। तो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल टाइप के लोन या आपके व्हीकल लोन पर ही क्या सरफासी लग सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज़ और है, ये एक ऐसा है कि ऑल इंडिया में लगता है। क्या लगता है? ऑल इंडिया में मतलब समझे आप? जम्मू कश्मीर में भी लगता था। कब? हाँ, मतलब पहले 2002 से ही, जब से ये लागू हुआ है। ठीक है, जब से ये एक्ट लागू हुआ तो इसने किसी भी स्टेट को छोड़ा नहीं। बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होता, आईपीसी नहीं होती, आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लागू होता है। बैंकिंग चल रही है, हाँ बैंकिंग तो नॉर्मल बैंकिंग तो चल रही है ना, लेकिन सरफासी के बाद वो पावर आ गई थी। डीआरटी लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर में। ठीक हो गया? तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? ये सारे पॉइंट्स सरफासी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सरफासी। तो अब हम बात करते हैं किसकी? डीआरटी की बात करते हैं। किसकी? तो डी, जैसे हमने पॉइंट्स हमने इसमें बोले सरफासी में, ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? डीआरटी की। ठीक है, तो डीआरटी की जब हम बात करते हैं तो डीआरटी का नाम हमने बता दिया था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और
और ये सब तरह के लोन में लगता है, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड में लोन में कैसे लग जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जज आदेश कर देगा और उस आदेश के अकॉर्डिंग पुलिस उसको उठा लेगी, जेल में बंद कर देगी, नहीं तो कहेगी पैसे जमा करो, ठीक है। पर इसकी एक कमी क्या है, ये मोर देन 10 लाख पे लगता है। किस पे लगता है? मोर देन 10 लाख। मोर देन 10 लाख का मतलब क्या है? 10 लाख से ज़्यादा। हाँ, बड़े लोनों पे लगता है। किस पे लगता है? बड़े। अब बैंक के साथ समस्या ये आई कि अगर 9-9 लाख का डिफ़ॉल्ट हो जाए खूब सारे, तो बैंक कहाँ से रिकवरी करेगा, इसीलिए इसका सरफेसी में वो प्रोविज़न डाउन किया गया कि नहीं भैया सबको लपेट लो, ठीक है। अच्छा, पर सर DRT जब था तो सरफेसी आने के 2 कारण थे। एक तो ये छोटे अकाउंटों पे भी लगने लग गया सरफासी, दूसरा क्या है कि ये जो सरफासी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। क्या मतलब है इसका? बिना उसकी दखलंदाजी के भी क्या हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है एक्शन, ठीक है, बिना इसके भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर होगी बात बिल्कुल, है ना, ठीक है। चलो और आगे देखिए, तो DRT में कितना आया? मोर देन 10 लाख, ठीक है। पर इसमें प्रोसीजर होते हैं लंबे, इसलिए ये भी बिल्कुल किस तरह हो गया, तो सिविल कोर्ट अब एक तरह से चौथा ऑप्शन रह गया। भाई अगर आपके पास सिक्योरिटी तो क्या लगाओगे, और 10 लाख से ज़्यादा क्या लगाओगे। अब अगर 7 लाख का लोन दिया, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कहाँ जाओगे, सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में कोई भी केस 20-25 साल से पहले डिसाइड नहीं होता, फिर वो लोअर कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, और आगे आगे जाते जाते वो हो जाता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा इसके बारे में, है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल मिलता है। क्रेडिट कार्ड का लोन क्या होता है, बिना सिक्योरिटी, उसमें आपसे गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं लेते, ना FD वगैरह कुछ नहीं लेते, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट के लोन होते हैं, सैलरीड लोन होते हैं, वो क्या है, विदाउट सिक्योरिटी, सिंपल किसी की गारंटी पे लोन मिल जाना। तो वो जो गारंटी पे लोन मिला, पता लगा उसके पास भी कुछ नहीं है या उसकी डेथ हो गई गारंटर की, तो उस केस में क्या होगा, वो लोन्स जो हैं रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीका है ये वाला भी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लोन की ये प्रॉब्लम है, एक जो अभी 2007-8 में अमेरिकन वगैरह में काफ़ी बैंक दिवालिया हो गए थे, तो वो क्या प्रॉब्लम थी उस पर बात करते हैं। इसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस। तो जैसे हमने बोला, सब क्या है, एक छोटा लेवल का वर्ड है, ठीक है। तो सब प्राइम क्राइसिस का बेसिक बता देता हूँ, हालांकि पुराना हो गया है। ऐसा हुआ था उस समय अमेरिका में क्या हुआ था, रियल इस्टेट की फाइनेंसिंग खूब हुई, हाउस बिल्डिंग खूब फाइनेंस हुई, और वो फाइनेंसिंग इस तरह से हुई, पता लगा कोई 20 लाख की हाउस है, तो उसको ओवर इन्फ्लेट करके 30 लाख बता करके उस पर लोन ले लिया। ऐसे ही एक ने नहीं, बहुत लोगों ने किया, यानी रियल इस्टेट की जो वैल्यू थी उसको इन्फ्लेट करके उस पर लोन ले लिया। अब 20 लाख का हाउस था, 30 लाख की मान के लोन 25 लाख ले लिया, और जब बिकने में आया तो 18 लाख का भी नहीं बिका, क्योंकि 20 लाख का हाउस है और जल्दी में बेचना है तो वो और डाउन जाएगा। तो बैंकों के साथ क्या समस्या आई, वो क्या, ले लो जी साहब हमारा मकान। तो उस समय क्या हुआ, ये जो सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, उसमें यही हुआ रियल इस्टेट में, यानी इनके जो हाउस या जो लैंड वगैरह की जो कॉस्ट थी या प्राइस था, वो प्राइस एक्चुअल ना होके उसको इन्फ्लेट करके पेपर में दिखाया और बैंकों से लोन लिए गए। इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, बैंकों ने फिर और टाइट नॉर्म्स बना दिए, किसके, खासकर से रियल इस्टेट के लोन्स में, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो करने लग गए। ठीक हो गया। तो ये हमारा था कोई लोन। अच्छा, अगर जैसे अभी हम पीछे बात करते राइट ऑफ की बात करते, किसकी, राइट ऑफ की। अब बैंक ने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्या अब आपको पैसा नहीं देना है, देना तो है, वो बैंक ने उस किताब से हटा के दूसरी किताब में लिख लिया, और उसके भी क्या चिट्ठी पत्री चलती रहती है। जिस दिन आप जाओगे तो उस दिन वो यहाँ से हटाएगी उस किताब से, और उस दिन उतना पैसा सीधे प्रॉफिट होगा उसको, बैंक को, क्योंकि वो पैसा उस समय उसको लॉस हो गया था। ठीक है, तो राइट ऑफ। अच्छा, अब बात आई कोई बेचारा या केदारनाथ आपदा में होटल बनाए थे, सब कुछ बड़े चलाओ, बह गया होटल, कुछ नहीं बचा, एक होटल ही जो था वो भी बह गया। अब क्या होगा, नहीं था मान लिया,
या लिमिट थी कुछ का 50 लाख का होटल था, 25 का इंश्योरेंस था, या उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने कहा भाई ईंटें तो बची गए तुम्हारे, 40 ले लो, बाकी ईंटों से बेच लेना है। ऐसा हो सकता है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पूरे पैसे कहाँ मिलते हैं, काट छाट के मिलते हैं। तो राइट ऑफ जो हो जाते हैं उसके लिए होता है सेटलमेंट। क्या होता है? सेटलमेंट भी करता है बैंक। सपोज कीजिए किसी से 50,000 रुपये लेने थे ब्याज के समेत, तो कहता चलो अच्छा 32,000 ही दे दो, लेकिन हम आप 32 दे दो तो हम आपका लिख देंगे सेटल्ड, क्लोज नहीं लिखेंगे कि हाँ भैया अब मैं आपसे मांगूंगा नहीं, सेटल्ड हो गया। तो ये सेटलमेंट कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से आता है और इसको बोलते हैं OTS। क्या बोलते हैं? वन टाइम सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? वन टाइम सेटलमेंट, OTS, वन टाइम सेटलमेंट, OTS। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ठीक हो गया, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हो गई। ठीक, तो ये सब कुछ था लोन्स के बारे में, लोन्स की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, और भी कुछ होगा तो आगे देखते हैं। ठीक।